नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, उनके जीवन और अ, उनकी विरासत पर। हाँ, और हमारे पास लोकसभा सचिवालय का एक दस्तावेज भी है जो उनके जीवन के पड़ावों को दिखाता है। बिल्कुल, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ तारीखें दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक किसान परिवार में जन्मा एक लड़का, वो भारत का लौह पुरुष बना कैसे। मतलब वो क्या चीज़ थी उनमें? वो कौन सा अनूठा मिश्रण था व्यक्तिगत दृढ़ संकल्प का, रणनीतिक सोच का, जिसने उन्हें वो करने में सक्षम बनाया जो लगभग असंभव लगता था। चलिए तो फिर सफर शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड से। हम्म। और एक बात जो मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है, वो ये कि बैरिस्टर बनने से पहले उन्होंने यूनिवर्सिटी की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। सही बात है। उन्होंने खुद पढ़कर प्लीडर की परीक्षा पास की और वकालत शुरू कर दी। ये उनके किस तरह के स्वभाव को दिखाता है? ये उनके आत्मनिर्भर होने की एक तरह से नींव है। ये सिर्फ एक परीक्षा पास करना नहीं था, ये दिखाता है कि वो किसी पर निर्भर नहीं थे। अच्छा। और यही जिद, यही दृढ़ता हमें बाद में उनके हर बड़े राजनीतिक फैसले में भी दिखती है। और ये जिद तब भी नहीं टूटी जब उन पर व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ी मुसीबत आई। 1909 में उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके ठीक बाद 1910 में वो इंग्लैंड गए और अपनी वकालत की पढ़ाई में फर्स्ट आए। उन्हें 50 पाउंड का इनाम भी मिला। ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक तरफ इतना बड़ा व्यक्तिगत दुख था और दूसरी तरफ ये पेशेवर सफलता। हाँ, इस अनुभव ने उन्हें शायद और भी मजबूत बना दिया। बिल्कुल। इसीलिए जब 1917 में वो गांधी जी के संपर्क में आए तो अपनी इतनी सफल वकालत को छोड़कर देश की सेवा में लगना उनके लिए कोई बहुत मुश्किल फैसला नहीं था। और यहीं से उनके राष्ट्रीय नेता बनने का सफर शुरू होता है। मेरे ख्याल से 1927 का बारडोली सत्याग्रह इसमें सबसे अहम है। हाँ, बारडोली उनके नेतृत्व का पहला बड़ा इम्तिहान था। सरकार ने लगान में टैक्स में 30% की भारी बढ़ोतरी कर दी थी। 30%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। वल्लभ भाई ने किसानों के इस आंदोलन का नेतृत्व किया और वो इतना सफल रहा कि सरकार को झुकना पड़ा। और यहीं पर बारडोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। हाँ, और ये नाम उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये दिखाता है कि वो अब जनता के नेता बन चुके थे। इसने उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। बिल्कुल, एक ऐसा नेता जो किसानों की आवाज बन सकता था और एक अनुशासित आंदोलन चला सकता था। फिर देश आजाद हुआ और उन्हें मिली शायद सबसे बड़ी चुनौती, भारत का एकीकरण। देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के तौर पर उनके सामने 560 से ज्यादा देसी रियासतें थीं। ये आंकड़ा ही सोचने पर मजबूर कर देता है। 560। हाँ, और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। हर रियासत के अपने राजा, अपने नियम, अपनी महत्वाकांक्षाएं। तो ये लगभग असंभव काम उन्होंने किया कैसे? ये सिर्फ दबाव की राजनीति थी या कुछ और भी था? नहीं, यहीं पर उनकी वो सारी खूबियां एक साथ काम आई। ये कूटनीति थी, दृढ़ता थी और दूर की सोच का एक संगम था। जैसा कि प्रधानमंत्री नेहरू ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा था। हाँ, उन्होंने पटेल को एक महान सेना नायक कहा था, जो मुश्किल वक्त हो या जीत का पल हमेशा सही सलाह देते थे। ये बहुत बड़ी बात है। वो सिर्फ एक सख्त प्रशासक नहीं थे। बिल्कुल नहीं, वो एक भरोसेमंद सलाहकार भी थे। और उनका यही योगदान आधुनिक भारत की नींव है, जिस पर आज हम सब खड़े हैं। तो एक आत्मनिर्भर वकील से लोगों के सरदार बनने तक और फिर अखंड भारत के निर्माता तक का ये सफर वाकई असाधारण है। हाँ, और ये हमें गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। दस्तावेज हमें बताते हैं कि उन्होंने क्या हासिल किया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किसी एक व्यक्ति में व्यक्तिगत दृढ़ संकल्प, रणनीतिक कौशल और कूटनीतिक सूझबूझ का वो कौन सा अनूठा मिश्रण था जिसने उन्हें सैकड़ों रियासतों को एक राष्ट्र में सफलतापूर्वक एकीकृत करने में सक्षम बनाया। ये इतिहास में एक